हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान से 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न प्लस उत्तर बताने वाले हैं आपको, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार 10 साल से पूछे जा रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो 2023 का क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से 10 साल से लगातार क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है और कक्षा 12 जीव विज्ञान से 10 साल की लगातार प्रश्नों की वीडियो भी बना रखी है। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल पेज पे जाकर देख सकते हैं। अगर वहां से नहीं देख पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्नों के साथ उत्तर भी बताया हुआ है उनमें, ठीक है, जैसे कि इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको केवल एक काम ही करना है। आपको वीडियो पूरा स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक देखना है, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सकें। प्रश्नों के साथ उत्तर भी आपको अच्छे से देखते जाना है, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको फिर से वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। और एग्ज़ाम के टाइम आप इन वीडियो को फास्ट मोड पे लगा के देख सकते हैं, तो आपको जल्दी से टाइम बचत भी आपका होगा, साथ में आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 12 के बच्चों की, हिंदी मीडियम बच्चों की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही इनका टेस्ट भी लिया जाता है। तो अगर आप कक्षा 12 के छात्र हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, सधूर्म नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं। इसका उत्तर आपका बहुत ही सिंपल है, हमने उत्तर भी लिख रखा है। तो आप देखिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO तथा NO2 घुले रहते हैं, सधूर्म नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, आपको इतना याद करना है और इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है, आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन से मिलते हैं 2 नंबर। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने रहेगा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, समुद्र और नदी के जल के मिलने के स्थान पर डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। मतलब कि पूछ रहा है कि डेल्टा कैसे बनता है, ठीक है। समुद्र और नदी के जल के मिलने के कारण डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेल्टा का निर्माण बताएंगे कैसे होता है डिटेल में पूरा। 2 नंबर में आपको पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उत्तर है इसका, नदी का जल मृदा तथा क्लोराइडी विलयन होता है। समुद्र के जल में बहुत सारे विद्युत अपघट्ट होते हैं, मतलब कि विद्युत अपघट्ट होते हैं। वह स्थान जहाँ नदी का जल समुद्री जल से मिलता है, वहाँ समुद्री जल में उपस्थित विद्युत अपघट्य नदी के जल में उपस्थित मिट्टी के क्लोराइडी कणों का स्कंदन कर देते हैं। स्कंदित मृदा के जमने से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो मतलब कि सिंपल है, यहाँ से स्कंदित मृदा के जमने से डेल्टा का निर्माण होता है। तो अगर आप इतना लिख देते हैं थ्योरेटिकल में बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो आपके यहाँ से 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। 2 नंबर आपके यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आप 1 2 3 स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या होता है जब अपोहन अधिक समय तक किया जाता है। अपोहन अधिक समय तक किया जाता है तो इससे क्या होता है, मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर ये है कि विद्युत अपघट्ट की आंशिक मात्रा में उपस्थित क्लोराइडी विलयन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। अधिक समय तक अपोहन करने से विद्युत अपघट्ट पूर्णतया हट जाते हैं तथा क्लोराइड का स्कंदन हो जाता है, ठीक है, तथा क्लोराइड का स्कंदन हो जाता है।
आपको इतना लिखना है, इससे भी आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सा आपको इनको याद कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लगातार 10 साल से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कोयले की खानों में यहाँ पर आप देख लीजिए, कोयले की खानों में उपयोग किए जाने वाले गैस मास्क में सक्रियत चारकोल की क्या भूमिका है, ठीक है। आपको सक्रियत चारकोल की भूमिका बतानी है कोयले में उपयोग किए जाने वाले गैस मास्क के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आंसर का, इसको देखिए ये इसका आंसर, सक्रियत चारकोल कोयले की खानों में उपस्थित विषैली गैसों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। आप कुछ सिंपल सा 2 लाइन का आंसर लिखना है और 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अभी आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं समझाइए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, तो आपको इसको बताना है कि कोलाइडी विलयन क्या होता है सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कोलाइडी विलयन के बारे में। ये देखिए, वह विलयन जिसकी अवस्था विलयन में उपस्थित कणों तथा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, कोलाइडी विलयन कहलाता है, ठीक है। आपको इतना लिखना है, कोलाइडी विलयन की डिफिनेशन हो जाएगी ये, वह विलयन जिसकी अवस्था विलयन में उपस्थित कणों तथा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। अब आपको लिखना है आगे, इस प्रकार के विलयनों में पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर तथा 10 एंगस्ट्रॉम तथा 1000 नैनोमीटर या 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, ठीक है। आपको इतना और लिख देना है ताकि आपके 2 नंबर एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ से भी आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने है और थोड़ा सा और इसमें लिखना है कि कोलाइडी विलयन का एक एग्जाम्पल भी आपको दे देना है, ठीक है, जिससे राइट एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे को अच्छे से पता है कि कोलाइडी विलयन होता क्या है, ठीक है। तो आपको धनात्मक कोलाइडी के उदाहरण ये वाला है, तो आपको इसको दे देना है, ठीक है। इसको उदाहरण आपको देना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने रहेगा। पूछ रहा है कि हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये पूछ रहा है कि टिंडल प्रभाव क्या है, यह क्यों होता है। टिंडल प्रभाव के बारे में पूछ रहा है, तो आपको सिंपल सा टिंडल प्रभाव के बारे में लिखना है। तो टिंडल प्रभाव आपका देख लीजिए, यह है, अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं या टिंडल कहते हैं। यह बड़े आकार के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। मतलब यह क्यों होता है, तो इसका आंसर यहाँ से हो गया, और ये क्या होता है तो इसका आंसर यहाँ से लगा के यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो आपके 2 नंबर यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, 2a + b और एरो c अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखिए यदि अभिक्रिया की कोटि 0 है। इसका आपको वेग समीकरण लिखना है, ठीक है, अगर अभिक्रिया की कोटि जो है 0 है, ठीक है। ये भी आपका 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और लगातार कई 10 सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा बहुत ही छोटा आंसर है इसका, देख लीजिए आप यहाँ, वेग का 0 कोटि की अभिक्रिया आपको इतना लिख देना है, केवल आपके 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इतना 0 कोटि की अभिक्रिया केवल लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देख लीजिए है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित अभिक्रिया 2NOG मतलब कि गैस है प्लस O2 मतलब कि ये भी गैस है और 2NO2 ये भी गैस है के लिए आप वेग नियम को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये अभिक्रिया के लिए आपको वेग के नियम को ज्ञात करना है। अभिक्रिया दी हुई है, आपको वेग के नियम को ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने आंसर लिख रखा है इसका। करना क्या है आपको,
हम इस अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक सांद्रताओं के रूप में एक अभिकारक की सांद्रता को नियत रखकर एवं अन्य अभिकारक की सांद्रता को परिवर्तित करके अथवा दोनों अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा इसका भी आपको आंसर है, मतलब लेकिन ध्यान से लिखना है आपको, अभिक्रिया और अभिकारक को अपने अपने स्थान पर ही लिखना है, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं करना है, नहीं आपके 2 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 9 रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए, ठीक है। इसको आपको परिभाषित करके इसका संबंध भी आपको बताना है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पर आप देख लीजिए, किसी वैद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनों चालकत्व कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यह चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात C बराबर I/R, मतलब कि उल्टा व्युत्क्रमानुपाती। ये आपका, इसको भी आपको लिखना है, तभी आपके 2 नंबर आपके क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो आप इतना देख लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन एकदम आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज क्यों होते हैं। मतलब कि जलीय जल वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि मछली वगैरह हो गई, वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक, मतलब कि अच्छे से क्यों रह पाते हैं, उनको अच्छे से रहना क्यों आता है, उसमें उनको अच्छा फील क्यों होता है ठंडे जल में। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर जो है, जल में ऑक्सीजन की विलेयता ताप में कमी से बढ़ती है, अतः निम्न ताप पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जलीय जीव ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं। सिंपल सा आंसर है इसका। आपको अगर इतना लिखना है तो आपके 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज क्यों रह पाते हैं, ठीक है। तो आपको इतना लिखना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।